ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान से रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट जिनको हमने इनवाइट किया है, मदऊ किया है, उनका तारुफ कराता चलूँ। बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका ये है कि जी, अगर हम बात करते हैं लॉ फेयर्स के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से बात करते हैं, या फिर हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे बात करते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, हम बात करेंगे इनके करियर के हवाले से, और एक जिसे कह सकते हैं ना कि सिर्फ लॉ फेयर्स की बात अगर सिर्फ हो तो हो, लेकिन एक ऐसे ऑपरेसर यानी कि एक ऐसे गाज़िब फ़ौज के साथ या एक मुल्क के साथ बाकायदा जंग लड़ना, कानूनी जंग लड़ना, वो कोई आसान बात नहीं होती। खुशामदीद कहते हैं आपको जी। सुंदर साहब, ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं लॉ फेयर के हवाले से, आपकी एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह, बैरिस्टर हैं आप, अपने कानून के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए, इस वक्त आप अपने आप को जहाँ पे देखती हैं, जिस तरह जिस स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आई हैं, इस सफ़र को कैसे देखेंगी आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। आई थिंक सफ़र मेरे मुताबिक तो अभी मेरा सफ़र शुरू हुआ है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह सैयद अली गिलानी साहब के बारे में कहा जाता था कि ना रुकने वाला, ना थकने वाला, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, तो हमारे लिए भी इस तरह की कभी कोई बात, एक इनमें से एक जुमला भी हमारे बारे में कोई कह दे तो वो शायद एक एपिटमी ऑफ सक्सेस होगी। लेकिन अनटिल द डे कि कश्मीर एक ऑक्यूपाइड और इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मुझे लगता है कि किसी कश्मीरी के लिए भी वो अपने रेजिस्टेंस की एपिटमी एंड तक नहीं पहुंच सकता जब तक ये गाजिबाना फ़ौज वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठी है। तो अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो हमने बहुत सारा काम करना है, दुनिया के आगे इस मसले को बढ़ चढ़ के और हाईलाइट करना है। हमने अभी तक तो ये देखा है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने 75 साल में कंटिन्यूस एफर्ट्स की हैं कश्मीर के लिए। ख्वाहिश हम जैसों की यही है कि सारी दुनिया इस मसले को समझे और ये समझे कि जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, द लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, या जो वॉर क्राइम्स कंडक्ट हो रहे हैं इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का या कश्मीर का मसला नहीं है। इट इज़ अ रीजनल एंड एन इंटरनेशनल इशू एंड इट इज़ बिन रिकग्नाइज्ड एज सच। बट हम चाहते हैं कि इसको एक और बढ़ चढ़ के दुनिया के आगे प्रेजेंट किया जा सके। भरपूर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों की जो तहरीक है उसको दबाने में भारत नाकाम नज़र आता है। कैसे देखती हैं आप कि इसके अंदर असल महरक़ात क्या हैं? देखिए, मैं इसमें ये समझती हूँ कि इसमें भारत की नाकामी से ज़्यादा कश्मीरियों की कामयाबी है। इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट इज़, आई थिंक, द बैकबोन ऑफ कश्मीर रेजिस्टेंस। जब तक कश्मीरी हार नहीं मानेंगे, हमें मैं तो खिराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम मकबूजा वादी के भाइयों और बहनों को कि 75 साल के जाबिराना कब्ज़े के बावजूद ना वो अभी तक अपनी उम्मीद हारे हैं, ना वो अपनी डिमांड से पीछे हटे हैं। जितनी भी ट्रूली रेजिस्टेंस पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त कश्मीर की जेलों में है। मसरत आलम भट्ट साहब के बारे में बात करें, यासीन मलिक साहब के बारे में बात करें, शबीर शाह साहब के बारे में बात करें, या आसिया अंद्राबी साहिबा के बारे में बात करें, ख़वातीन भी और हमारे भाई भी, सब मिलकर कश्मीर को जो एक हक यूनाइटेड नेशंस ने आज से 75 साल पहले दिया था, दे हैव नॉट डाइग्रेस्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। वो उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में आज भी खड़े हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड डिमांड कर रहे हैं हिंदुस्तान से, जो कि सारी दुनिया ये देखती है। मुझसे बड़े लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की अबॉर्गेशन के बाद क्या हिंदुस्तान एक किस्म का जीत गया है कश्मीर में? तो मेरे मुताबिक तो अगर कोई ये कहे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो उनके
कश्मीर में बैठे हुए अभी तक के मिशंस हैं उनके मुताबिक ये चीज़ दुनिया को बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट होती है कि आज 2023 में भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर कश्मीर एक मसला है, एक करंटली ऑनगोइंग डिस्प्यूट है जिसके हल के लिए काम होना चाहिए। अब उसके और बहुत सारी लीगल इंट्रिकेसीज आ जाती हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीरियों की बात है और हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान हमें नाकाम नज़र आता है और कश्मीरियों की रेजिस्टेंस मूवमेंट हमें आज भी कामयाब नज़र। आवाज़ उठाना और आवाज़ हक के लिए आवाज़ उठाना एक मुश्किल काम है बहैसियत एक फ़ीमेल या एक औरत के हवाले से अगर बात की जाए, जिसको माशरे में कमज़ोर मकाई समझा जाता है। लेकिन आपके खौफ से हमने देखा है कि पर्सोना नॉन ग्राटा तक इशू किया भारतीय हुकूमत की जानिब से आपको, और आपको उन्होंने उस खौफ की अलामत अपने लिए बना लिया हुआ है। तो ये आपने जिस जद्दोजहद में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, डाल रही हैं, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखें जी, जब भारत की तरफ से हम पर इस किस्म की कोई कदगन लगती है, पर्सोना नॉन ग्राटा जैसी, या NCA के अंडर हम जब NIA के अंडर जब हम लिस्टिंग्स में आ जाते हैं, तो मेरे लिए एज ए कश्मीरी तो ये फ़ख्र की बात है। और हक के लिए बिल्कुल इट इज़ लाइक मेडल, नॉट ओनली अ मेडल, इट इज़ लाइक अ वाइट हैट दैट वी हैव बीन प्रेजेंटेड विद टू जस्टिफाई द फैक्ट कि हम हक पर हैं। क्योंकि अगर हम हक पे ना होते, अगर मसरत आलम भट्ट साहब हक पे ना होते तो वो इस वक्त जेल में ना होते, अगर यासीन मलिक साहब हक पे ना होते तो वो इस वक्त जेल में ना होते, आसिया अंद्राबी साहिबा इस वक्त जेल में ना होती, तो ये सब लोग तो हमसे बहुत बढ़ चढ़ कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हम अगर अपनी बात से इनके पावर कॉरिडोर्स में शोर मचा सकें और उस आवाज़ को भी दबाने के लिए ये हमारे ऊपर इस तरह की कदगनें लगाएं, तो एक कश्मीरी होने के नाते मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान औरतों से भी डरता है, कश्मीरी मर्दों से तो डरने की बहुत मिसाल आप मौजूद है जी। अच्छा, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं, आपने आसिया अंद्राबी साहिबा की बात की, आप यासीन मलिक साहब की बात करें, ये कानूनी निकात जो निकाल के उन पे केसेस बनाए गए, या फिर इंटरनेशनल लॉज की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, आपकी फील्ड भी है इस हवाले से, आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आवाज़ आगे उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने यूनाइटेड नेशन के जो रिपोर्ट्स आई उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन की, बड़ी जामे रिपोर्ट जो कि उन्होंने अपने फैक्ट्स पिक किए, आप समझती हैं कि कोई फोरम ऐसा है जिस पे अभी हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं अवेलेबल। जैसे अभी हमने रिसेंटली आई थिंक अ ईयर बैक हमने देखा कि बरतानवी एक लीगल फर्म ने इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के तहत स्कॉटलैंड यार्ड में केस फाइल कर दिया था अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस गोइंग ऑन इन कश्मीर। तो हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर की बात करते हैं तो उधर ऐसे कवानीन को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जिसमें आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जिसमें आपका UAPA है। ये तमाम कवानीन किसी भी इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली ड्रकोनियन है। ये कम्प्लीटली अक्कासी करते हैं हिंदुस्तानी बर्बरियत की उनके कानून के तहत। और जब हम इनके कानून के जो अदल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हम हिंदुस्तानी लीगल इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखते हैं तो हमने ये देखा है हिस्ट्री में भी कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये कहता है कि वी हैव हैंग्ड अफजल गुरु टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन पीपल। लोगों के वसीतर जज्बात को देखते हुए सजा दी गई, प्रूव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उनके पास मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के पास कोई भी कानूनी जवाज है वो करने का जो वो अब तक करते आए हैं। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल फोरम्स की बात है, हम लोगों ने अभी तक बहुत प्रोएक्टिवली ऑलरेडी भी काम किया है। पाकिस्तान ने एक 2 डोसियर्स जारी किए जिसमें हिंदुस्तान की जो चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हों या इंटरनली सप्रेशन की रजीम हो, उसको हाईलाइट किया गया। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन को लीगल फोरम्स पे लेके जाना
मुझ जैसे वकीलों की और भी मेरे जो वकील भाई हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो कश्मीरी डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको मोर एक्टिवली परसू करके और इस जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीर के इशू को जितना हाईलाइट किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि रिसेंटली I think last year or so, Gregory Stanton from Genocide Watch, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी कि कश्मीर stands on the 9th stage of genocide। तो जेनोसाइड कोई छोटी बात नहीं होती, एक पूरी इंडिजिनस आबादी को डिस्प्लेस, डिस्पर्स और डिस्ट्रॉय करने का एक कैंपेन होता है और ये हमेशा गवर्नमेंट बैक्ड होता है। और जब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने वाइस के एक जर्नलिस्ट को कहा था कि वी डोंट कंसिडर मुस्लिम्स टू बी ह्यूमंस, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो कश्मीर की मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए ये और एक अलार्मिंग फैक्ट है, जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को आज तक मेंटेन किए हुए है। बाकी तरफ तो हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि कश्मीरीज़ के अलावा मुस्लिम्स ट्राई टू बी मोर नेशनलिस्ट टुवर्ड्स इंडिया, लेकिन कश्मीर एक इकलौता ख़ित्ता है हिंदुस्तान में जो कि आज भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक को प्रेफर भी करते हैं, उसको प्रोपोगेट भी करते हैं। हमने अभी भी 14 अगस्त पे देखा कि कश्मीर में हमें मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के झंडे नज़र आए। तो उनका जो ये एक कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ, वो फर्दर उनको जो है आगे कर देती है फॉर वॉर क्राइम्स एंड फॉर क्रैकडाउन्स एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑफ ऑपरेशंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। तो इस चीज़ को हाईलाइट करना हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लीगल फोरम्स पे। इंटरनेशनल लीगल फोरम्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, आप एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात करें, तो ये खुलेआम वो रेजोल्यूशंस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से पास हुई थी, रेजोल्यूशंस जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसके ऊपर कमिटमेंट्स आई हुई हैं, आप समझती हैं कि इसके बावजूद जो कुछ किया जा रहा है, अगर हम जम्मू की बात करते हैं, वहाँ के हालात अक्सर बदल दिए गए, कुछ आपने डोमिसाइल के लॉज की बात करें, आपने पंडित कॉलोनीज़ की बात करें, आप वो जो फ़ौज के लिए स्पेशल उन्होंने कॉलोनीज़ बना के उनके घरों की बात की, सिविक जिसकी बात की जाती है, आप समझती हैं कि इस वक्त आलमी तनाजुर में जो आपको दो फेसेस नज़र आ रहे हैं, किसी और कम्युनिटी के साथ किसी और मुल्क में हो तो फ़ौरन चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं, लेकिन कश्मीरियों के साथ अभी तक जितनी आवाज़ उठने के बावजूद खामोशी है, इसको कैसे देखेंगे आप? मुझसे पहले किसी ने ये लफ्ज़ अच्छा कहा था, डबल स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली, इसको तो मैं डबल स्टैंडर्ड ही देखती हूँ। दोनों में यार, दोनों बिल्कुल ठीक है। जब अभी हमने रिसेंटली देखा कि यूक्रेन में जो रशिया ने एक कह लें कॉल्ड अटैक किया, तो हर किसी ने इस बात को सपोर्ट किया कि यूक्रेनियंस डू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंड, उनको हक है कि वो अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन वही बात जब कश्मीरियों की तरफ आती है तो हमें फ़ौरन से टेररिस्ट और जिसको सॉफ्टवेयर टर्म अब कहा जाता है मिलिटेंट कह दिया जाता है। लेकिन हमारे मुताबिक वो रेजिस्टेंट फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने ज़मीन को बचाने के लिए, जिसमें हिंदुस्तानी फ़ौज घुसपैठिया बनकर बैठी है, उसको बचाने के लिए निकलते हैं। तो जहाँ तक हमारी अपनी फ़ाइट है वो तो हम लड़ रहे हैं, और अगर उस पर हमें कोई ये कहने की कोशिश करे कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से लड़ो, तो लीगली हमने ये देखा कि चाहे वो चैप्टर 6 चैप्टर 7 का वो कवर लेके वो कहें कि जी हम यूएन अपने हाथ खड़े कर दे अक़वाम मुत्तहिदा और कहे कि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते रेजोल्यूशंस को, लेकिन उन्होंने खुद एक UNCIP जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडियन पाकिस्तान, उन्होंने खुद फॉर्म की, हिंदुस्तान की इनिशिएशन पे फॉर्म की। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कश्मीरी लोगों की तरफ कि वो प्लेबिसाइट करवाएं। जहाँ तक डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ आस्किंग फॉर अ फ्रेमवर्क, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, आई डू नॉट हैव मच होप्स अटैच्ड टू इट, बट सबसे पहली डिमांड तो ये होनी चाहिए कि जो मोर देन 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स आपने इशू किए हैं नॉन रेजिडेंशियल कश्मीरीज़ को, सबसे पहले तो उनको रिवोक किया जाए, ताकि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो वापस वहाँ पे आ सके जो प्री 2019 थी, जो जिसमें से बहुत अक्सर और बेशतर तो वो लोग मार चुके हैं। आई हैव फैमिली बिलोंगिंग फ्रॉम जम्मू, और वहाँ की पॉपुलेशन को
60% से कट डाउन करके 7 दिनों के अंदर 30% कर दिया गया था मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो ये डेमोग्राफिक चेंज तो अलग है, लेकिन इसके ऊपर वहाँ के हिंदुस्तानियों को, बिहारियों को, महाराष्ट्रियों को डोमिसाइल्स दे के वहाँ पर प्रिटेंड करना कि वो कश्मीरी हैं, आई डोंट थिंक एनी कश्मीरी पंडित कॉलोनी के नाम के ऊपर बात करने नोबडी एडमिट्स टू दैट। जहाँ ये बात करते हैं, इवन पंडित जेनोसाइड की भी जो बात करते हैं, कश्मीर में रहने वाले पंडित नहीं मानते कि कोई जेनोसाइड हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, डिसइंफॉर्मेशन है। जैसे पहले भी एक दफा एक्सपोज हो चुका है, हिंदुस्तान has spent millions of dollars in spreading disinformation against Pakistan. disinfo lab का पूरी एक जामे रिपोर्ट आई है जो कि पाकिस्तान ने तैयार नहीं की है बल्कि बाहर से इंटरनेशनली। सुंदर साहिबा, आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन इस तहरीक आज़ादी के हवाले से हम देखते हैं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी फैमिली में शोहदा इसमें शामिल है, उनका खून शामिल है इस तहरीक के अंदर। आप समझती हैं कि हम इस तहरीक को इस वक्त किस लेवल पे देख रहे हैं, स्पेशली इन बीजेपी सरकार जो उनकी हुकूमत के आने के बाद जो इस तहरीक में एक दफ़ा फिर बुरहान वानी के बाद जान पड़ गई, तो आप कैसे देख रही हैं इस वक्त की मूवमेंट को? क्योंकि पूरी दुनिया में तो लॉकडाउन के बाद से ब्लैकआउट किया गया है कि वहाँ की आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे। जी, इस पे वो फैज साहब का एक शेर है कि यूं ही जूझती आई है जुल्मत से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, यूं ही खिलाए हैं सहरा में फूल हमने, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। तो हम कश्मीरी तो आई थिंक वी आर वेल वर्स्ड इन रेजिस्टेंस। हमारे लिए एग्जिस्ट करना, रेजिस्ट करना होता है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं और कश्मीर के लिए सांस ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मात है। लेकिन जो आज मैं देखती हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं जो ऐसे लगता है कि शायद वो सैचुरेशन पॉइंट की तरफ पहुँच रहे हैं और वो सोचते हैं कि दिस इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट। लेकिन आई थिंक एवरी सिंगल डे, अब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस आज़ादी की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं जो हम पाकिस्तानी। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कश्मीरी इस बात से ख़ाइफ नहीं है कि जो हम आज़ादी जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए हमें शायद अभी और 75 साल भी कीमत देनी पड़े तो हम देने को तैयार हैं और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमने देखा है कि जो हमारे लीडरान थे, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे बड़े हैं, मैंने हमेशा अपने दादे से सुना, उनका इंतकाल हो गया। मेरे दादा जान का 2005 के जो ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया था, उसमें ही पास्ट हुए। लेकिन आखिर तक उनको ये ख्वाहिश थी और ये उम्मीद थी कि वो वापस कभी अपने घर जा सकेंगे। हम लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, फॉरगॉटन पीपल जिसको कहने। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और आज़ादी की सांस लेगा। और हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, कश्मीर की आज़ादी का मतलब है पाकिस्तान के साथ हम जम हो जाएंगे और हम भी पाकिस्तानी उसी तरह कहलाएंगे जिस तरह सारे कहलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साहिबा। नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम हमारा, खासतौर पर रेडियो पाकिस्तान का जो पॉडकास्ट है उसके हवाले से हम और भी प्रोग्राम्स के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। बात वही की जाती है आज के मौजू के हवाले से कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। कश्मीर में शहीदों की एक तारीख़ है और इस तारीख़ को अगर हम देखें तो इस वक्त वो नाम जो कि हम सिर्फ 75 साल की तारीख़ की बात नहीं करेंगे, हम डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठी और अजान देने के लिए जो 22 शहीद कश्मीरी हुए और जिन्होंने हक़ की आवाज़ को बुलंद रखा, तो ये तहरीक, ऐसी तहरीक के बारे में कभी भी कहा जाता है कि ये ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा कश्मीरियों की मदद करता रहे। पाकिस्तान हमेशा से इनकी अखलाकी और सफारती इमदाद जो है वो जारी रखेगा, मदद जारी रखेगा और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।